हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है जयप्रकाश यादव और मेरे इस वीडियो चैनल जेपी यादव में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैंने आपको जो अध्याय 1 है वो कंप्लीट करा दी हैं और साथ ही अध्याय 2 का जो संश्लेषित रेशे का जो टॉपिक है वो उस टॉपिक का वीडियो मैंने डाल दिया है। अब जो हमारा टॉपिक बचा है वो बचा है प्लास्टिक। तो जो प्लास्टिक का जो टॉपिक है उस टॉपिक का वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ आपको। ये जो है ये प्लास्टिक का जो टॉपिक है उसका वीडियो है और इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर को करा दूंगा। उसके बाद ये पाठ ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो हमने संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के अंतर्गत जो संश्लेषित रेशे हैं इस टॉपिक को हमने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है प्लास्टिक, है ना। तो अब हम प्लास्टिक क्या होता है, कैसे होता है, इसको अब पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो प्लास्टिक है वो प्लास्टिक एक बहुलक है। बहुलक मैंने आपको क्या बताया था, जिसकी जो संश्लेषित रेशे होते हैं वो छोटे से छोटी इकाई मिलकर एक बड़ी इकाई बनाते हैं, उसे बहुलक कहते हैं। जैसे कि जो माला है वो छोटे छोटे मोतियों से मिलकर बना होता है और एक माले का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से वो होता है, वो बहुलक है। तो इसी प्रकार से जो प्लास्टिक है वो भी एक बहुलक है, वो भी एक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। तो वही आपको बताया गया है कि जो प्लास्टिक है वो भी एक बहुलक के अंतर्गत आता है तथा प्लास्टिक की इकाई की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती, वो अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे कि यहाँ पे जो व्यवस्था उसकी रेखी है, किसी की तिर्यक है। तो जो प्लास्टिक की जो इकाई है, जिसकी उसकी इकाई है, तो इकाई की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था है जो है कि एक समान नहीं होती, वो अलग अलग हो सकती है या होती है ना। जबकि यह रेखी या तिर्यकबद्ध होती है। मैंने आपको बताया यहाँ पे जो रेखी मतलब कि जो प्लास्टिक का इकाई है वो समान नहीं होता, एक ही प्रकार का नहीं होता, जबकि वह रेखी या तिर्यकबद्ध होता है। और प्लास्टिक अलग अलग देखो, जो प्लास्टिक है वो हमें अलग अलग आकार से प्राप्त है। देखते हैं कि हमने आसपास अलग अलग प्रकार के प्लास्टिक होते हैं। तो जो वो प्लास्टिक है वो अलग अलग आकार के सांचे में ढाल, जो प्लास्टिक है ना उसको अलग आकार के सांचे में ढाल सकते हैं। उसको हम, है ना, कुछ भी आकार दे सकते हैं। प्लास्टिक जो है उसको अलग अलग जो भी सांचा मिले उस सांचे में हम उसको डाल सकते हैं और इसका उपयोग हम बेल कर चलदर बनाने में, साथ ही तार बनाने में कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जो प्लास्टिक है वो आसानी से सांचे में ढालकर कोई भी आकार उसको दिया जा सकता है। इसलिए हम इसको दैनिक जीवन में अधिकतर यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये भाई जो प्लास्टिक है वो आसानी से हम किसी भी सांचे में उसको ढालकर जो आकार देना चाहते हैं वो आकार हम उसको दे सकते हैं। तो इसीलिए इसका जो प्लास्टिक का डिमांड है आज बहुत बढ़ चुका है और इसका उपयोग हम अधिकतर करते हैं, प्लास्टिक का उपयोग अधिकतर करते हैं। और हाँ दोस्तों, प्लास्टिक का जो पुनः चक्रण है वो बहुत लेट से होता है और इसको जलाने पर जहरीली गैस निकलती है जो हमारे श्वसन तंत्र के लिए हानिकारक होता है और साथ ही हमारे श्वसन तंत्र के जो हैं उसको क्षतिग्रस्त कर सकता है। और प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है, वो होता है, लेकिन वो कई वर्षों लेट हो जाता है, बहुत ही लेट हो जाता है। अधिकतर टाइम लगता है उसको प्लास्टिक का पुनः चक्रण करने में, है ना। और इसका ये गुण है कि उसको किसी भी आकार में हम ढाल सकते हैं। इस कारण से इसका जो डिमांड है वो बहुत बढ़ चुका है। तो अब हम देखते हैं प्लास्टिक की इकाइयों की व्यवस्थाएं कि उनकी व्यवस्थाएं किस प्रकार से होती है, क्या होती है ना। तो मैंने आपको बताया कि जो इनकी इकाइयों की व्यवस्था है वो व्यवस्था अलग अलग प्रकार की होती है, एक समान की नहीं होती, जबकि ये रेखी या तिर्यक व्यवस्था में होती है। तो जो रेखीय व्यवस्था में होते हैं वो प्लास्टिक वो इस प्रकार से होते हैं, जो तिर्यक व्यवस्था में होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, है ना भाई। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम को अच्छे से। जो रेखीय व्यवस्था में तो एक सीधी रेखा में होते हैं और जो तिर्यक रेखा में होते हैं वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस करके, एक दूसरे को क्रॉस करके इस प्रकार से दो लाइन आपस में मिले रहते हैं। तो ये होता है।
तो हमने पढ़ा कि जो प्लास्टिक है वो बहुलक है, साथ ही उसकी जो इकाई है कि उनकी व्यवस्था एक प्रकार की नहीं होती, वो तिर्यक या रेखीय व्यवस्था होती है। और प्लास्टिक को हम अलग अलग आकार में ढाल सकते हैं। इस गुण के कारण उसका उपयोग हम बहुत ज़्यादा करते हैं, इसका डिमांड इसलिए बढ़ चुका है। साथ ही हम इसका उपयोग बेल कर चादर बनाने में कर सकते हैं, तार बनाने में भी कर सकते हैं, और साथ ही प्लास्टिक का पुनःचक्रण किया जा सकता है, लेकिन बहुत ही टाइम लगता है उसके पुनःचक्रण के लिए। अब हम पढ़ेंगे जो पॉलीथीन आप सुने होंगे, उस पॉलीथीन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जो पॉलीथीन है वो पॉलीधन एथीन जो वो प्लास्टिक है, वो प्लास्टिक का एक उदाहरण है जो पॉलीथीन थैलियाँ बनाने के काम आता है। ठीक है ना। तो जो पॉलीथीन होता है वह पॉलीधन एथीन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कोई भी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ये तो सबको पता है। जो पॉलीथीन है वो प्लास्टिक का एक उदाहरण है। जो पॉलीथीन है वह प्लास्टिक का एक उदाहरण है। और ये जो पॉलीथीन है वह पॉलीथीन की थैलियाँ बनाने के काम होता है। पॉलीथीन अक्सर जो गाय वाय होते हैं उनके लिए हानिकारक होता है, क्योंकि अगर वो खा जाते हैं पॉलीथीन वगैरह को तो वो उनके पाचन तंत्र में जाके उनको क्षतिग्रस्त कर सकता है, जिनसे वे मर सकते हैं। तो ये उनके लिए हानिकारक होता है पॉलीथीन। और इसका उपयोग हम अधिकतर यूज़ करते हैं अपने डेली जो लाइफ है उसके दैनिक जीवन में। इसका उपयोग हम करते हैं, अधिकतर करते हैं, और यहाँ वहाँ कहीं भी फेंक देते हैं। और जो गाय वाय हैं वे इनको खा लेते हैं, और साथ ही उनके पाचन तंत्र में ये जाकर उनको क्षतिग्रस्त भी कर सकता है पॉलीथीन। तो इनका उपयोग आप करें और इनको वो जो कूड़ादान है वहाँ पर ही डालें, ताकि इनका सुरक्षित निष्कासन किया जा सके। तो दोस्तों, मैं आपको जो प्लास्टिक होता है उस प्लास्टिक के बारे में डिटेल से बता दिया था। अब मैं आपको प्लास्टिक के कितने प्रकार होते हैं और उन प्रकार के क्या क्या उपयोग हैं, क्या होते हैं वे प्रकार, तो चलिए दोस्तों इसको पढ़ना शुरू करते हैं। प्लास्टिक जो है कि दो प्रकार का होता है। एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, है ना। दो प्रकार के होते हैं प्लास्टिक, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो अब हम पढ़ते हैं थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। तो जो कुछ वस्तुएं गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाती है या विकृत हो जाती है उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, है ना। थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं? जो कुछ वस्तुएं हैं वे गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाती है, साथ ही विकृत भी हो जाती है। विकृत का मतलब है जिस आकार में आप उस सांचे को ढालना चाहते हैं वे आकार में वो ढल जाता है, तो उसे हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, है ना। जिसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो पॉलीथीन मैंने बताया, पॉलीथीन एथीन, जो हम इधर उधर फेंक देते हैं और उनको अगर पशुएं खा लें, तो जो पॉलीथीन वगैरह होता है इस चीज़ को हम अपने दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं, लेकिन उसको यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। साथ ही उसको अगर पशुएं खा ले तो उनके जो पाचन तंत्र है उनको क्षतिग्रस्त कर सकता है, इसलिए इनका मतलब प्रयुक्त निष्कासन करना चाहिए, है ना। जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन व पीवीसी, पॉलीथीन और पीवीसी ये थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। अब हम इनके उपयोग के बारे में देखते हैं। तो इनका उपयोग हम खिलौने, कंघी, बर्तन बनाने के काम आता है। तो जो पॉलीथीन, पीवीसी इत्यादि जो थर्मोप्लास्टिक है, इस प्लास्टिक का उपयोग हम प्लास्टिक के खिलौने, कंघी, बर्तन आदि बनाने में इसका यूज़ करते हैं, है ना। पॉलीथीन और पीवीसी का खिलौने, कंघी और बर्तन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इसके बारे में। तो जो कुछ वस्तुएं हैं ऐसे प्लास्टिक से भी बना होता है जिन्हें हम एक बार सांचे में ढाल देते हैं तो उन्हें गर्म करने पर या पिघलाकर या मोड़कर या
उसको गर्म करके न तो मोड़ा जा सकता है, ना पिघलाया जा सकता है, ना नर्म किया जा सकता है। उसे हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। जो कुछ वस्तुएं होते हैं वे ऐसे प्लास्टिक से भी बने होते हैं जिन्हें एक बार हम अगर सांचे में ढाल दें तो उसे अगर हम और गर्म करें तो ना ही वो मुड़ता है, ना ही पिघलता है और ना ही नर्म होता है। तो उस प्लास्टिक को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसे प्लास्टिक से भी बना होता है जिसे हम एक बार सांचे में ढाल दिया जाए तो इन्हें गर्म करने पर वे आसानी से मोड़ या पिघलाया या नर्म नहीं किया जा सकता। उसे हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। इसका अब एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया है बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट और मेलामाइन तो इनका भी उपयोग है, इनका उपयोग भी हम देख लेते हैं। इनका उपयोग जैसे बेकेलाइट का उपयोग हम ऊष्मा और विद्युत का जो बेकेलाइट होता है वह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए यह बिजली का स्विच, बर्तन का जो हत्था होता है आदि बनाने के काम आता है। देखो दोस्तों, तो जो बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक कहने के मतलब है कि उसमें जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित नहीं होता और न ही ऊष्मा का धारा प्रवाहित होता। इसलिए उसको जो कुचालक है उसको जिसकी हम बिजली के स्विच हैं उस अगर आपको पूछे अगर कि आपके घर की बिजली का स्विच किससे बना है तो आप बेकेलाइट बोलना। और बेकेलाइट जो है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक उदाहरण है। और साथ ही आपके घर में बर्तन का जो हत्था मतलब कि जो साइड से पकड़ने वाला होता है वो भी बेकेलाइट से बना होता है, वो भी बेकेलाइट से ही बना होता है ना दोस्तों। तो ये रहा बेकेलाइट का उपयोग। अब हम मेलामाइन का जो उपयोग है उसके बारे में पढ़ते हैं। बेकेलाइट का उपयोग तो आपने पढ़ लिया कि वो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए वे बिजली के स्विच और बर्तन के हत्थे बनाने के काम आता है ना दोस्तों। अब हम मेलामाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो बेकेलाइट का उपयोग हम बर्तन के जो हत्था होता है उसके पकड़ने के लिए बनाते हैं। क्यों बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो बेकेलाइट होता है वह ऊष्मा का कुचालक होता है। कुचालक होने का मतलब आपको बताया कि उसमें विद्युत धारा या ऊष्मा का धारा प्रवाहित नहीं होता है ना दोस्तों। प्रवाहित उसमें नहीं होता है। तो अगर हम बर्तन को देखें तो वो विद्युत का जो ऊष्मा का है वो सुचालक होता है। लेकिन अगर वहीं पास अगर हम बेकेलाइट लगा दें तो उसमें ऊष्मा का धारा प्रवाहित नहीं होता जिससे हम उसको आसानी से पकड़ सके। इसलिए उसका उपयोग हम बर्तन के हत्थे बनाने के लिए करते हैं। और बिजली का स्विच, जिसके हम बिजली के स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो अगर उसको विद्युत का सुचालक होता है तो उसमें हमको करंट लगता, लेकिन वह विद्युत का कुचालक है बेकेलाइट, इसलिए हम उसको आसानी से बंद व चालू कर सकते हैं क्योंकि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। तो इस प्रकार से रहा बेकेलाइट का उपयोग हम बिजली का स्विच और बर्तन के हत्थे बनाने में। अब हम मेलामाइन का जो उपयोग है उसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन उसको यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, साथ ही उसको अगर पशु खा ले तो उनके जो पाचन तंत्र है उनको क्षतिग्रस्त कर सकता है, इसलिए इनका मतलब प्रयुक्त निष्कासन करना चाहिए, है ना। जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन व पीवीसी, पॉलीथीन और पीवीसी ये थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। अब हम इनके उपयोग के बारे में देखते हैं। तो इनका उपयोग हम खिलौने, कंघी, बर्तन बनाने के काम आता है। तो जो पॉलीथीन, पीवीसी इत्यादि जो थर्मोप्लास्टिक है, इस प्लास्टिक का उपयोग हम प्लास्टिक के खिलौने, कंघी, बर्तन आदि बनाने में इसका यूज़ करते हैं, है ना। पॉलीथीन और पीवीसी का खिलौने, कंघी और बर्तन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इसके बारे में। तो जो कुछ वस्तुएं हैं ऐसे प्लास्टिक से भी बना होता है जिन्हें हम एक बार सांचे में ढाल देते हैं तो उन्हें गर्म करने पर या पिघलाकर या मोड़कर या उसको गर्म करके न तो मोड़ा जा सकता है, ना पिघलाया जा सकता है, ना नर्म किया जा सकता है।
उसे हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। जो कुछ वस्तुएं होते हैं वे ऐसे प्लास्टिक से भी बने होते हैं जिन्हें एक बार हम अगर सांचे में डाल दें तो उसे अगर हम और गर्म करें तो ना ही वो मुड़ता है, ना ही पिघलता है और ना ही नरम होता है। तो उस प्लास्टिक को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसे प्लास्टिक से भी बना होता है जिसे हम एक बार सांचे में डाल दिया जाए तो इन्हें गर्म करने पर वे आसानी से मुड़ या पिघलाया या नर्म नहीं किया जा सकता। उसे हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। इसका अब एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया है बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट और मेलामाइन तो इनका भी उपयोग है, इनका उपयोग भी हम देख लेते हैं। इनका उपयोग जैसे बेकेलाइट का उपयोग हम ऊष्मा और विद्युत का, जो बेकेलाइट होता है वह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए यह बिजली का स्विच, बर्तन का जो हत्था होता है आदि बनाने के काम आता है। देखो दोस्तों, तो जो बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक कहने के मतलब है कि उसमें जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित नहीं होता और न ही ऊष्मा का धारा प्रवाहित होता। इसलिए उसको, जो कुचालक है उसको, जिसकी हम बिजली के स्विच हैं उस, अगर आपको पूछे अगर कि आपके घर की बिजली का स्विच किससे बना है तो आप बेकेलाइट बोलना। और बेकेलाइट जो है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक उदाहरण है। और साथ ही आपके घर में बर्तन का जो हत्था, मतलब कि जो साइड से पकड़ने वाला होता है वो भी बेकेलाइट से बना होता है, वो भी बेकेलाइट से ही बना होता है ना दोस्तों। तो ये रहा बेकेलाइट का उपयोग। अब हम मेलामाइन, तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं मेलामाइन क्या होता है, उसके उपयोग के बारे में। तो मैंने मेलामाइन को आपको बता दिया था। मेलामाइन जो है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक उदाहरण है और इसका उपयोग हम अब पढ़ते हैं। तो मेलामाइन एक बहुत ही उपयोगी पदार्थ है। मेलामाइन जो है कि बहुत ही एक उपयोगी पदार्थ है। वो जो है कि आग का प्रतिरोधक होता है। मेलामाइन आग का प्रतिरोधक होता है और साथ ही वह अन्य प्लास्टिकों की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। मतलब कि जो थर्मोप्लास्टिक होता है वह अधिक देर तक ऊष्मा सहने की क्षमता रखता है। और साथ ही इसका उपयोग हम फर्श का टाइल्स बनाने में, रसोई घर का बर्तन बनाने में, अग्नि का प्रतिरोधक बनाने में, इस प्रकार का जो कपड़ा, अग्नि प्रतिरोधक कपड़ा, जैसे कि जो फायर ब्रिगेड वाला जो गाड़ी होता है, वहाँ पे जो जिन लोग होते हैं वे लोग क्या करते हैं, वे लोग आग बुझाने का काम करते हैं तो वे अग्नि प्रतिरोधक कपड़ा पहनते हैं और जो है कि वो मेलामाइन का बना होता है। अब तो पूछ सकता है कि अग्नि प्रतिरोधक वाले जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं वे कौन सा कपड़ा पहनते हैं या किसका कपड़ा पहनते हैं, तो वे मेलामाइन का जो कपड़ा बना होता है जो कि अग्नि प्रतिरोधक होता है, जिनसे वे आग बुझाने में आसानी से आग बुझा सकें, इसलिए वे मेलामाइन का कपड़ा अग्नि प्रतिरोधक होता है उसको पहनते हैं। तो ये रहा मेलामाइन का उपयोग कि वे जो है कि अग्नि प्रतिरोधक कपड़ा बनाने के उपयोग आता है, साथ ही फर्श का टाइल्स बनाने में और रसोई का बर्तन बनाने का भी काम आता है ना दोस्तों। और ये जो है कि ये प्लास्टिक जो मेलामाइन जो है वो जो अन्य प्लास्टिक हैं उस प्लास्टिक की अपेक्षा ये अधिक ऊष्मा सहता है और सहने की क्षमता रखता है। अब एक आता है टेफ्लॉन एक विशेष प्लास्टिक है जिस पर अगर हम तेल या जल छिड़कें तो वो नहीं चिपकता। इसलिए यह जो पकाने वाले पात्र हैं, इसकी भोजन पकाने वाले पात्र में जैसे कि हम कढ़ाई वगैरह यूज़ करते हैं या और कुछ यूज़ करते हैं तो इसमें ना एक परत चढ़ाई जाती है ताकि उसमें जल और जो है कि तेल वह चिपके ना। तो वो कौन सा परत होता है, टेफ्लॉन का परत होता है। टेफ्लॉन का परत जो है कि टेफ्लॉन एक विशेष प्लास्टिक है, उसमें तेल और जल नहीं चिपकता, इसलिए जो भोजन बनाने वाले पात्र हैं इसमें इसका उपयोग किया जाता है ताकि जो तेल और जल है वह चिपके ना और बर्तन अधिक दिनों तक चले। तो ये रहा टेफ्लॉन का उपयोग और मेलामाइन का उपयोग।
है ना दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं जो प्लास्टिक का अभिलाक्षणिक गुण है उसका क्या गुण है, इसके बारे में अब पढ़ना शुरू करते हैं, है ना दोस्तों। तो अब हम पढ़ते हैं प्लास्टिक का अभिलाक्षणिक गुण। तो हम प्लास्टिक का उपयोग जूता, चप्पल, फर्नीचर वो आदि बनाने के काम आता है। जैसे कि जूता चप्पल भी आज देखो तो उस प्लास्टिक के अंतर्गत उसके एग्जाम्पल भी आते हैं। फर्नीचर वगैरह भी बनते हैं। और साथ ही जूता चप्पल रखने का जो स्टैंड होता है वो भी प्लास्टिक का आता है। फर्नीचर रखने का वो भी आता है। और जैसे कि खाने की कोई चीज़ है उसको रखने के लिए हम अक्सर प्लास्टिक के बने पात्र का ही उपयोग करते हैं, है ना दोस्तों। तो ये सब चीज़ कब संभव हो जाता है, ये सब चीज़ों को लिए हम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। तो प्लास्टिक का उपयोग हम सिर्फ अभिलाक्षणिक गुण के कारण ये सब चीज़ संभव हो पाता है। जैसे कि हम चप्पल को रखने के लिए, जूता को रखने के लिए, फर्नीचर रखने के आदि बनाने के काम वो आता है। और साथ ही खाने की चीज़ को रखने के लिए हम प्लास्टिक से बने पात्र का उपयोग करते हैं। तो ये सब चीज़ उपयोग करने में उसका एक उपयोग जो है कि हमारे सहायता करता है, वो है कि अभिलाक्षणिक गुण के कारण ही ये सब चीज़ संभव हो पाता है। और इस अभिलाक्षणिक गुण में 3 गुण होता है। वो होता है अनअभिक्रियाशील, और एक होता है हल्का तथा मजबूत होता है, और साथ ही ये विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। तो अनअभिक्रियाशील में क्या होता है, अनअभिक्रियाशील में जो प्लास्टिक है वह प्लास्टिक जल तथा वायु से अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन इसका संक्षारण आसानी से नहीं होता है। मतलब कि जैसे कि आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे कि हम अगर लोहे को बाहर रख दें तो वह वायु और जल से क्रिया करके, अभिक्रिया करके या क्रिया करके जंग लग जाता है। तो जो प्लास्टिक है वह ना तो जल से और ना ही वायु से विक्रिया करता है, इसलिए इसका जो संसारण या जंग लगने वाली जो क्रिया है ये क्रिया प्लास्टिक में नहीं होता। और साथ ही इसलिए इनका उपयोग हम विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं, रसायन हैं, इनको रखने में किया जाता है। इनको रखने में प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग हम सिर्फ इसके अनअभिक्रियाशील गुण के कारण, प्लास्टिक के अनअभिक्रियाशील गुण के कारण ही हम इसका उपयोग रसायन को रखने, पदार्थों को रखने में किया जाता है। और इसका गुण ये है कि ये जंग नहीं लगता, जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए इस गुण को अनअभिक्रियाशील गुण कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं प्लास्टिक जो है कि हल्का तथा मजबूत होता है। तो प्लास्टिक हल्का तथा प्रबल होता है, इसलिए इससे जो बनी वस्तुएं हैं वो भार और कीमत में कम होती हैं। कीमत भी कम होता है और ज़्यादा वजन भी नहीं होता, हल्का होता है। और इसका सामर्थ्य उपयोग अधिक होता है। और साथ ही ये उपयोग में आसानी भी होता है, उपयोग करने में यह आसानी भी होता है क्योंकि हल्का होता है और साथ ही मजबूती भी होता है इस प्लास्टिक में। और जो धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण हम इनका उपयोग उनका उपयोग हम वायुयान के अंतरिक्ष यानों में भी होता है। प्लास्टिक का उपयोग अगर हम देखें तो अगर ये हल्का होता है तो ये धातुओं की अपेक्षा हल्के होते हैं, तो इसीलिए इनका उपयोग हम वायुयान तथा अंतरिक्ष यानों में इसका उपयोग करते हैं। अब हम पढ़ते हैं जो प्लास्टिक है वह कुचालक होता है। तो प्लास्टिक जो है कि ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक कहने का मतलब होता है कि उसमें विद्युत धारा या ऊष्मा की धारा प्रवाहित नहीं होती, है ना दोस्तों। तो ये प्लास्टिक जो है कि ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग हम खाना बनाने के जो बर्तन के हत्थे हैं, बिजली के तार के कवर बनाने में, साथ ही बिजली का स्विच बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये सब इनका अभिलाक्षणिक गुण के कारण ये सब चीज़ हो पाता है। आप इसको रोक करके स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और इन्हीं गुणों के कारण हम प्लास्टिक का उपयोग अधिकतर अपने दैनिक जीवन में कर पाते हैं। और इन 3 गुणों को आप याद रखिए, ये तीनों हैं प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुण। और इन्हीं गुणों के कारण हम प्लास्टिक का उपयोग अधिकतर करते हैं। वो किस प्रकार से है मैंने आपको बता दिया। अब हम पढ़ते हैं प्लास्टिक और तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिक और पर्यावरण में क्या है। तो अब जानते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक की अनेक चीज़ों का यूज़ करते ही हैं, जैसे कि थैलियाँ वगैरह है, पॉलीथीन वगैरह है। इसका उपयोग हम दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा ही यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ करने का ये है कि जो हमारे घर में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता है उसे हम निकाल कर किसी सार्वजनिक
कूड़ेदान या नाली या सड़क के किनारे या मैदान में इकट्ठा हो जाता है। तो ये प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रमुख समस्या बन गया है पर्यावरण के लिए, है ना। हम अपनी सुविधा को देख रहे हैं, लेकिन यह पर्यावरण के लिए एक नुकसानदेही कारक भी बन चुका है प्लास्टिक, है ना। तो हम अधिकतर देखते हैं कि हम पॉलीथीन वगैरह प्लास्टिक वगैरह का यूज़ अधिकतर करते हैं, और इस कारण से इनका उपयोग या डिमांड बढ़ने से इसको हम कहीं भी इधर उधर फेंक देते हैं, जिसके कारण ये एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और इसको जलाने पर जहरीली गैस भी निकलती है, जो पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करते हैं, जो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। इसलिए इसका जो निष्कासन है वो सही तरीके से या अच्छे तरीके से किया जाए, और इसका उपयोग करते हैं अभी तो उसके कारण वो क्या होता है, कहीं भी इकट्ठा कर देते हैं, और पॉलीथीन वगैरह को अगर पशु वगैरह खा ले तो उनके पाचन तंत्र में जाके क्षतिग्रस्त हो सकता है, जिससे वे उनकी मौत भी हो सकती है। तो ये जो प्लास्टिक है वह पर्यावरण के लिए एक समस्या या कारक बन गया है प्लास्टिक। तो इसका प्रयोग कम करें, और कर रहे हैं तो इसका उपयुक्त निष्कासन भी करें, है ना दोस्तों। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने आसपास ये सब चीज़ों को बताएं और उन्हें प्लास्टिक का उपयोग करने से थोड़ा मना करें, है ना दोस्तों। आप अपने आसपास बताइए प्लास्टिक के जो दुष्प्रभाव हैं और उनके बारे में बताएं, और उनको प्लास्टिक का उपयोग करने से थोड़ा कम करें उनको। तो हमने कक्षा 6वीं में जैव निम्नीकरणीय और अनिम्नीकरणीय पदार्थों के बारे में पढ़ा भी। आपने कक्षा 8वीं के भूगोल में भी पढ़ा होगा, जो संसाधन पाठ है उसमें। तो इसमें क्या है, जो प्राकृतिक प्रक्रिया उसमें सूक्ष्म जीवों के द्वारा ये अपघटित होता है ना। तो उसे निम्नीकरणीय संसार वो कहलाता है। लेकिन जो पदार्थ है प्रकृति के द्वारा सरलता से अपघटित हो जाता है वो जैव अनिम्नीकरणीय कहलाते हैं, है ना। अब देखो मैं आपको बताता हूँ निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय संसाधन जो है वह क्या होता है ना। तो दोस्तों जैव निम्नीकरण क्या है, वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे सूक्ष्म जीव है, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल इत्यादि आदि, उनसे जो क्रिया अपघटित हो जाता है उसे हम जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। मतलब कि जो पदार्थ है प्रकृति की जो प्रक्रिया है, जैसे कि सूक्ष्म जीव जो भी सड़े गले पदार्थ हैं उनको गलाकर खाद्य मतलब कि उसको अपघटित करके सड़ा गला के जो है कि जो खातू का यूज़ करते हैं उस टाइप का उसमें परत जम जाता है, जो मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ाता है। तो इस टाइप का जो अपघटित होने का जो प्रक्रिया होता है वे पदार्थ जो प्रकृति में इस तरह से अपघटित हो जाते हैं उसे हम जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। मतलब कि जो सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसको हम जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। और जैव अनिम्नीकरणीय अब उसके बारे में पढ़ते हैं। तो वे पदार्थ जो प्रकृति की प्रक्रिया होती है सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन होना, उनसे वे सरलता से अपघटित नहीं होता, उसे हम जैव अनिम्नीकरणीय कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय। और जो लास्ट वीडियो और डालूंगा इसका, उसमें मैं आपको जो सूखा कचरा गीला कचरा वाला डब्बा होता है उसके बारे में बताऊंगा, और साथ ही पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, पुनः चक्रित इसके बारे में बताऊंगा, और इसके प्रश्न उत्तर को भी बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।